हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। स्वागत है आप सभी का DL एड थर्ड सेमेस्टर विज्ञान शिक्षण के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के क्रैश कोर्स में। दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के सर्वोदय गुरुकुल के नाम से अगर आप सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो DL एड के सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी वहाँ पे कराई जा रही है। तो जो भी नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उसको मिल सकेगी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 की। तो प्रश्न नंबर 56 है, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, सेल जो होते हैं, वो वायरस से अगर संक्रमित हो जाती हैं तो उससे एक प्रकार का प्रोटीन स्रावित होता है, निकलता रहता है। उस प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा होता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु होता है राइजोबियम, यानी कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। लेग्यूमिनोसेरम जो होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। प्रश्न नंबर 58, समजात अंग किसे कहते हैं। प्रश्न पूछ रहा है समजात अंग किसे कहते हैं। तो वे अंग जो उत्पत्ति में समान होते हैं, वे अंग जो उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि जो चमगादड़ होते हैं, बैट होते हैं, उसके पंख होते हैं, समान होते हैं पर उनका कार्य अलग होता है। घोड़े की जो अगली टांग होती है, समजात अंग होते हैं लेकिन उनका कार्य अलग होता है। मनुष्य का जो हाथ होता है उस समजात होता है लेकिन उसके कार्य अलग होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, समरूप अंग किसे कहते हैं। वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं परंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे कि तितली का जो पंख होता है, पक्षियों के पंख होते हैं, ये सब क्या है, समरूप अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 60, मनुष्य के 3 आवेशी अंगों के नाम बताएं। तो मनुष्य के 3 आवेशी अंग होते हैं, कर्ण पल्लों की पेशी, यानी कान, कर्ण मतलब कहता है कान के जो पल्लव होते हैं उनकी पेशियाँ, निमेषक पटल जो होता है, वर्मीफार्म अपेंडिक्स जो होता है। वर्मीफार्म अपेंडिक्स यानी आपने सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, तो मेरे बॉडी के अंदर रहता है। ये ज़रूरी इसका कोई वर्क नहीं होता हम लोग के बॉडी में, लेकिन हाँ जो शाकाहारी होते हैं उनके अंदर जो रहता है, ये जो जानवर जंतु पाए जाते हैं उनके अंदर ये कहीं ना कहीं कुछ कार्य के लिए बना है। पहले हमारे अंदर भी था, कोई इसका कार्य रहा होगा लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं होता है। कभी कभी अब देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया गया है। तो इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल समझना है तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे जिसको हम पूरा समझाएंगे क्या होता है अपेंडिक्स। बात करते हैं प्रश्न नंबर 61 की। 61 में पूछा गया है, विषाणु यानी कि वायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो सभी जानते हैं, बच्चा जानता है विषाणु या वायरस में क्या पाया जाता है, DNA और RNA। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जबकि RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 62, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताएं। तो आंसर में हो जाएगा, वे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल सूत्र से संबंधित होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, यानी 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनता है, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। ये तो इसे कहते हैं, यानी कि जब ये एक रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्लोज साइकिल बना लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक। ठीक है, तो ऑप्शन के तौर पे यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे बेंजीन को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, एल्केन एल्कीन एल्काइन का उदाहरण देकर बताएं। तो एल्केन का उदाहरण कौन कौन से होते हैं। एल्केन का उदाहरण है कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध, क्या होता है, एकल बंध। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितना सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो किसके अंतर्गत आता है, वो एल्केन के अंतर्गत आता है। जैसे होता है मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। CH4, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, CH4 को अगर हम ब्रेक करते हैं, इसके बॉन्ड में चेंज करते हैं तो कैसे बनेगा, ये एक इधर H एक इधर, सिंगल बॉन्ड से सभी हाइड्रोजन आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसको बोला जाता है एल्केन।
सेकेंड है एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध होता है तो उसे बोलते हैं एल्कीन। जैसे कि एग्जाम्पल है एथिलीन। यहाँ पे क्या होगा, दो कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड नहीं होकर के डबल बॉन्ड होगा। एल्काइन क्या होते हैं, कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं तो एसिटिलीन। यहाँ पे आपके सभी फार्मूले दिए गए हैं, जैसे कि मेथेन, एथेन, एथिलीन एवं एसिटिलीन का सूत्र बताइए। तो मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। एथेन का फार्मूला होता है C2H6। एथिलीन का फार्मूला होता है C2H2, जबकि एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2, सॉरी ये H4 हो जाएगा, C2H4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच के कड़ी क्या होती है, तो उससे बोलते हैं पेरीपेट्स। पेरीपेट्स जो होते हैं एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी होती है। प्रश्न नंबर 66। परिणाम पर्व किसे कहते हैं। परिणाम पर्व किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कुछ पौधे ऐसे एस्पेरेगस में पर्ण का स्तंभ पर केवल एक पर्व होता है, उसे परिणाम पर्व कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके जैसे कि एस्पेरेगस जो होता है, जो पर्ण का स्तंभ पर केवल एक ही पर्व होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, परिणाम पर्व कहते हैं। प्रश्न नंबर 67। जलीय पौधों की पत्तियों की विशेषताएं बताएं। जो जलीय पौधे होती हैं उनकी पत्तियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसको आपको लिखना है। तो हम जानते हैं जलकुंभी की पत्ती की ऊपरी सतह पर मोमी पदार्थ की परत होती है। एक तो ये इसकी विशेषता हुई। जो जलकुंभी की जो पत्ती होती है इसकी ऊपरी सतह पर मोमी पदार्थ का क्या होता है, परत होता है। सेकंड इसका विशेषता क्या है, सेकंड विशेषता में बात करते हैं तो जलीय पौधों की पत्तियां कटी फटी रहती हैं। जो उनकी पत्तियां होती हैं वो कटी फटी रहती हैं, ये भी इसका एक विशेषता है। थर्ड विशेषता की बात करते हैं तो सिंघाड़े में पर्णवृंत फूला हुआ होता है। जो सिंघाड़ा होता है उसका पर्णवृंत जो होता है वो फूला हुआ होता है। प्रश्न नंबर 68। जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती हैं। ऑप्शन नंबर पहला है, सॉरी इसका उत्तर है जलीय पौधों की जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं। जो जलीय वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ें होती हैं बहुत कम विकसित होती हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार होती हैं। दूसरा ये इसकी विशेषता है। तीसरी विशेषता है मूल रूम अनुपस्थित या कम विकसित। जो उसका मूल रूम होता है वो या तो अनुपस्थित रहता है या तो कम विकसित रहता है। होता भी है तो वो थोड़ा ही विकसित रहता है। प्रश्न नंबर 69। मछलियों में श्वास हेतु कौन सा अंग पाया जाता है। तो फ्रेंड आप सभी लोग जानते हैं मछलियाँ अपने गलफड़े से सांस लेती हैं। हम लोग भी जो मनुष्य होते हैं स्तनपायी होते हैं, लगभग सभी लोग अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं वो अपने गलफड़े से सांस लेते हैं। क्या आपको लगता है हम लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में नाक से सांस ले रहे हैं यानी फेफड़े से सांस ले रहे हैं, तो फेफड़े से सांस प्रेजेंट टाइम में ले रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी माता के यूट्रस में यानी कि गर्भ में रहते हैं तो उस समय हमारे जो श्वसन क्रिया होती है वो हमारे फेफड़े से ना होकर के किससे होती है, गलफड़े से होती है, गिल्स से होती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा प्रश्न में, ये बताइए जब आप अपने माँ के गर्भ में रहे होंगे तो उस समय आप किससे सांस लेते होंगे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गलफड़े से। और मछलियाँ भी गलफड़े से सांस लेती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। मरुस्थलीय पौधों की जड़ों की विशेषता बताएं। आपको लिखना है जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ों की विशेषता क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय पौधों की जड़ें अत्यंत विकसित होती हैं। उनकी जो जड़ें होती है बहुत ज़्यादा विकसित होती है, बहुत गहराई तक जाती हैं। एक अल्फाल्फा नाम का पौधे की जड़ जो होती है लगभग 130 फीट गहराई अंदर तक जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मरुस्थल में आप जानते हैं वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो कहीं ना कहीं उसको पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए अपनी जड़ों को बहुत अंदर तक जाने की कोशिश करता है, जिससे वह पृथ्वी के अंदर से जो पानी या मिनरल्स हो उसको अवशोषित कर सके। कभी कभी जड़ें मांसल होकर जल संचय भी करती हैं, जैसे कि एस्पेरेगस। तो कभी कभी जो जड़ें होती हैं मांसल होकर के क्या करती हैं, जल का संचय करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे देख सकते हैं एस्पेरेगस एक पौधा होता है वो इस टाइप का होता है। प्रश्न नंबर 71। बैकेलाइट का उपयोग बताइए। तो बैकेलाइट का आप उपयोग जानते ही हैं, अपने जीवन काल में देखा ही होगा कहाँ कहाँ पे।
तो उसको देखा होगा, पर आज देख लीजिए कि उसका असली में उपयोग कहाँ पे होता है। तो बेकिलाइट का उपयोग कहाँ पे होता है? आपने रेडियो देखा है, टेलीविज़न देखा है, और बाल्टी देखी है प्लास्टिक वाली आदि के बनाने में। जो उसके ये सब बनाने के उसके जो केस बनाया जाता है, उसका जो बॉडी बनाई जाती है, उसके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है बेकिलाइट का। आपने देखा स्विच देखा होगा, स्विच भी क्या होता है? बेकिलाइट से बनता है। जो हमने लाइट ऑन करते हैं, बुझाते हैं, तो स्विच जो बना होता है, जो किस प्लास्टिक का बना होता है, वो बेकिलाइट का बना होता है। तो ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछ सकता है तो उसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 72, प्रोड्यूसर गैस तथा वाटर गैस का सूत्र बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। जबकि वाटर गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन होता है। तो इसको बोलते हैं वाटर गैस। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ H2 लग गया तो हो जाएगा वाटर गैस, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन लग गया तो क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, हीरा के दो उपयोग लिखे। तो आप सभी जानते हैं हीरे का के उपयोग क्या होता है। पहला सभी लोग आभूषण बनाने में किया जाता है, सभी लोग आभूषण में इसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूसरा होता है कांच को काटने में। जो हमारा कांच होता है, जो शीशा होता है, उसको काटने के लिए हम हीरे का इस्तेमाल करते हैं। हीरे का जो थोड़ा सा नुकीला उसका भाग आगे करके किसी एक पेंसिल में लगा करके उसको हम जब काटते हैं तो ये आसानी से कांच को काट देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, मरुस्थली या मरुद्भिद पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? तो जो आपने नागफनी देखा होगा तो उसकी पत्तियां जो होती हैं किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? कांटों में बदल जाती हैं। प्रश्न नंबर 75, जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की बात कर रहा है। बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? टीबी है, टाइफाइड है, लेप्रोसी है और कॉलरा। ये सब किसकी वजह से होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है तो इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत ही इसको आप ध्यान में रख के ही जाएंगे। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है आपका, नींबू का सिट्रिक कैंकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो नींबू में जो सिट्रिक कैंकर होते हैं कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो पहली बात जीवाणु एक होता है जिसका नाम है जैंथोमोनास सिट्री। जैंथोमोनास सिट्री को होता है, वही कैंकर रोग उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु जो होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है? दूध को दही में बदलने में सहायक होता है। इसलिए कुछ बैक्टीरिया हमारे जीवन काल के लिए, मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, जबकि कुछ ही मनुष्य के लिए खतरनाक भी होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताइए। तो लाभदायक जो जीवाणु होते हैं जो हमारे जीवन काल के लिए लाभदायक होते हैं, कौन कौन से जीवाणु हैं? उनका पहला नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, दूसरा है नाइट्रोसोमोनास, तीसरा है नाइट्रोबैक्टर, चौथा है लैक्टोबैसिलस। तो ये चार आपके हैं जो महत्वपूर्ण हैं आपके जीवन काल के लिए। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सूक्ष्म जैविक विज्ञान का अध्ययन सूक्ष्म जैविक यानी कि माइक्रोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न नंबर 80, सूक्ष्म जैविक के पिता कौन है? तो सूक्ष्म जैविक के पिता माने जाते हैं एंटोनी वान लीeuwenhoek, यानी सूक्ष्म जैविक के पिता माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 81, विषाणुओं यानी वायरस द्वारा होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? तो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक तो पोलियो होता है, एड्स होता है, एड्स का यानी कि HIV वायरस इसमें होता है, डेंगू होता है, ज्वर होता है, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गला सौद, खसरा, टोकोमा। टोकोमा क्या होता है फ्रेंड? टोकोमा जो हमारी आंखें जब होती कभी कभी देखते होंगे बहुत लाल हो जाती है, तो कहते हैं लोग कि उनकी आंखों की तरफ ना देखिए, उनको काला चश्मा पहना दिया जाता है, बोले उनकी आंखों की तरफ ना देखिए, नहीं तो आपको भी आपकी भी आंखें उस प्रकार हो जाएंगी, इसमें से काला मतलब सफ़ेद पदार्थ निकलने लगता है तो बहुत आंखें दर्द करती है, तो उसको ही बोलते हैं टोकोमा। और पीलिया आप तो जानते ही हैं, हेपेटाइटिस का, इसका बी और ए और कई टाइप के हेपेटाइटिस B और C के इतने टाइप के होते हैं वे। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब विषाणुओं के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वायरस के अंतर्गत होने वाली बीमारियां होती हैं। प्रश्न नंबर 82, सरल लोलक के डोरी की
प्रभावी लंबाई L, गुरुत्वीकरण G में संबंध बताइए। यहाँ पूछ रहा है जो सरल लोलक होता है, जब मान लीजिए हमने कि सरल लोलक एक रस्सी से यहाँ पे बांध दिया, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, अब इसको यहाँ पे छोड़ के मतलब कि इसको एक स्थान से खींच के छोड़ते हैं तो ये करता है दोलन करता है। तो इसी क्वेश्चन में पूछा गया है जो सरल लोलक की डोरी यानी कि ये जो लंबाई L है एवं गुरुत्वीकरण G में संबंध बताना है। तो संबंध में आप क्या जानते हैं, जो यानी कि आवर्तकाल यानी T इक्वल टू क्या हो जाता है 2 पाई ब्रैकेट में L/G, ये होता है इसका संबंध। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आवर्तकाल होता है, इनके जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है क्या होता है 2 पाई √L/G, यही है इनके बीच में संबंध होता है। उसने पूछा था लंबाई और जी के बीच में संबंध, तो ये पूरा टोटल संबंध होता है, इससे आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर गुरुत्वीकरण G का मान पृथ्वी के गुरुत्वीकरण G के मान का कितना गुना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6 गुना। समझने की कोशिश करें, मान लीजिए कोई पृथ्वी पे कोई वस्तु 60 किलोग्राम की है, अगर उसको हम ले गए कहाँ पे, चंद्रमा पे, जब चंद्रमा पे ले गए हैं तो उसका जो ये कितना हो जाएगा, तो उसका मान 1/6, तो 1/6 का मतलब होता है 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 10 किलो। यानी कि जो भार पृथ्वी पे जिस वस्तु का भार 60 किलोग्राम था वो चंद्रमा पर जाने के बाद कितना हो गया 1/6। 1/6 का मतलब होता है सिर्फ 10 किलो बचा है वहाँ पे, यानी वहाँ पे जी का मान कम होता है, इसलिए कितना कम होता है, पृथ्वी के मान के 1/6 गुना कम होता है। तो वहाँ पे जो पृथ्वी पे कोई चीज़ 60 किलो की रहेगी तो वहाँ पे जाकर उसका मान कितना हो जाएगा 10 ही किलो रह जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसके गुरुत्व केंद्र, प्रभावी लंबाई तथा आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं अगर वो कोई लड़की अगर झूला झूल रही है अचानक से खड़ी हो जाती है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो ऊपर उठ जाता है, यानी जी का मान जो होता है वो क्या होता है ऊपर उठ जाता है, प्रभावी लंबाई घट जाती है, आवर्तकाल जो होता है वो भी घट जाएगा। अगला प्रश्न है यांत्रिक तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो सभी जानते हैं यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है और एक अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग उसके कहते हैं जब तरंग गति की दिशा के कणों की कंपन करने की दिशा अनुदिश या समांतर होती है तो इसे कणों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। कहने का तात्पर्य है अगर मान लो कोई कण कंपन कर रहा है तो उनके कणों का जो कंपन यानी कि जो दिशा होगी, जो तरंग दर चलने का माध्यम होगा, जो उनके कण आपस में जो कंपन करते हैं वो किस प्रकार कंपन करेंगे, इन्हीं की दिशा के जैसे ये मतलब कि ये एक पॉइंट इसको टच करते हुए ऐसे मतलब कि इसके पैरेलल में ही चलेंगे, साथ साथ में ही चलेंगे, तो इस प्रकार को हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। जैसे कि इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए, इसका उदाहरण होता है ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण होता है, जो ध्वनि तरंग होता है अनुदैर्ध्य तरंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला बात करते हैं अनुप्रस्थ की। अनुप्रस्थ तरंगें कैसी होती हैं, अगर हम कोई तरंग देखते हैं इस प्रकार प्रोपेगेट होती है, आगे बढ़ती है, तो इनका जो कंपन होता है जब इस प्रकार के तरंग में जब अनुप्रस्थ तरंग की बात करते हैं तो इसके जो कण होते हैं, जो इनके बीच के जो एक कण होते हैं कैसे घूमते हैं, कैसे प्रोपेगेट मतलब कि कैसे कंपन करते हैं, ये भी एक कंपन करते हैं लंबवत, यानी अगर हमारा तरंग आगे बढ़ रहा है इस प्रकार से तो इसके लंबवत तक कंपन करेंगे, यानी कण ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे, इस प्रकार ये क्या करते हैं लंबवत यानी 90 डिग्री पर ये कंपन करते हैं। तो इस प्रकार के तरंग को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, जिसमें जो कण होते हैं कंपन कैसे करें उसके अनुदिश ही जिस क्षेत्र में या जिस दिशा में तरंग आपकी चल रही है उस दिशा के अनुदिश अगर कंपन करते हैं, अनुदिश कंपन करते हैं या समांतर कंपन करते हैं तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। जबकि तरंग की गति की दिशा तरंग की दिशा माध्यम की कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत हो तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। हमेशा ध्यान में रखिएगा, कई बार बहुत बारी इन कन्फ्यूजन होता है, अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। प्रश्न नंबर 88, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है। तभी आपने देखा ऊपर बताया गया एग्जाम्पल में, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसे होती है, जब कोई तरंग आगे बढ़ती है तो क्या करते हैं उसके जो कण भी होते हैं उसके साथ ही में पैरेलल में ही कंपन करते हुए वो भी आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की ध्वनि, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हमारे पास से जो जितने भी कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते गए
ट्रांसफ़र करते गए उस आवाज़ को, क्योंकि हमारे ध्वनि को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। जब हमारे इस वायुमंडल में बहुत ढेर सारे कण छोटे छोटे, उस कणों से जो होता है कि एक दूसरे टकरा करके आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कण यहाँ पे है, एक कण इससे टकरा है, इसने इसको आगे भेज दिया आगे, फिर इसने इसको भेज दिया। इस प्रकार ये पैरेलल दिशा में चलती आगे बढ़ी जाएंगी और हमारे जिसको हमको जहाँ तक आवाज़ आती है उसको आवाज़ को हम सुन सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। प्रश्न नंबर 89 क्या है? श्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। तो श्रव्य तरंग की अगर आवृत्ति की बात करते हैं, अगर हम तीनों समझने की कोशिश करें तो तीनों हम समझ लेते हैं इसी से। ये मान लीजिए अपश्रव्य है तरंग, अपश्रव्य है, ये श्रव्य है और ये पराश्रव्य है। 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, 3 प्रकार के साउंड वेव होते हैं। तो हम समझते हैं कि कौन कौन से क्या सुन सकते हैं। ये मान लीजिए 20 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंगें हैं, ठीक है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंगें इधर वाली हैं। जो श्रव्य तरंगें होती हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के कितने होती हैं? 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। 20,000 हर्ट्ज के 20,000 लिख लीजिएगा। और जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं वो कितनी होती हैं? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली तरंगों को कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। ये जो 20 हर्ट्ज से कम वाली तरंगें होती हैं वो होती हैं अपश्रव्य तरंगे। 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाते हैं, जिसको साउंड वेव कहते हैं। जबकि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली जो तरंगे होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पराश्रव्य तरंगे कहती हैं। ये पराश्रव्य तरंगे कौन सुन सकती हैं? जैसे बैट होता है आपका, डॉल्फिन मछली होती है, ये सब क्या होती हैं? पराश्रव्य तरंगे निकालती हैं। श्रव्य तरंगों की बात करते हैं तो जो हम आम मानव यानी मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य श्रव्य तरंगे सुनता है। कितने के बीच के? 20 हर्ट्ज से लेकर के मनुष्य सुन सकता है 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। इनके बीच में अगर कोई तरंग रहेगी तो आवृत्ति रहेगी तो उसको हम सुन सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गई तब भी नहीं सुन पाएंगे, और 20 से कम हो गया तब भी हम नहीं सुन पाएंगे। तो 20 से कम वाले कौन कौन सुनते हैं? जैसे चींटी होती है, हाथी होती है, या ब्लू व्हेल है, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कि जब कोई भूकंप आता है तो इनको पहले ही पता चल जाता है, चींटियाँ अपने बिल से निकल के बाहर आने लगती हैं। हाथियाँ अगर भूकंप पे सुनामी आता है तो जंगल छोड़कर भागने की कोशिश करने लगती हैं। इस प्रकार जो ब्लू व्हेल होती है वो अपनी सतह पे आ जाती है, जब समुद्र से ऊपर आ जाती है, तैरने लगती हैं। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि ये अपश्रव्य तरंगे सुनने वाली हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आपका ये था, श्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है, यानी श्रव्य तरंग के हमने बता दिया 3 कंडीशन होते हैं, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या होती है? 20,000 से अधिक वाली जो आवृत्ति होती है उसको हम बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। जीवों के विलुप्तीकरण का कारण बताइए। जो जीव इसमें विलुप्त हो जा रहे हैं, कुछ जीव आपने देखा होंगे बचपन में, वो प्रेजेंट टाइम में नहीं दिखाई देता है, तो उनके क्या कारण है, क्यों विलुप्त हो रहे हैं? तो इसका मेन कारण है फ्रेंड्स, जीवों का जो मुख्य कारण होता है विलुप्ति का, वो जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन की वजह से वो विलुप्त हो जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पा रहे, उस जलवायु में परिवर्तित नहीं कर पा रहे अपने बॉडी को, इसलिए वो उनकी मृत्यु हो जा रही है। या वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं जो अपने आप को जलवायु के अनुरूप संतुलित कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं विलुप्त हुए। जैसे कि विलुप्त जीवों की में हम बात करते हैं तो गिद्ध है, सर्वगंधा होता है, ये सब क्या हैं? विलुप्त जीव हैं। आपने बचपन में देखा होगा गिद्ध, लेकिन प्रेजेंट टाइम में गिद्ध नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये इस जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अपने आप को संतुलित नहीं कर पाया, इसकी वजह से इनका क्या हो गया? विलुप्त हो गई। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 92, कुक्कुट पालन के अंतर्गत किस जीवों का पालन किया जाता है? तो कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गी पालन किया जाता है। किसका आता है? मुर्गी पालन का। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति की बात करता है तो अगर विश्व में बात करते हैं तो नॉर्मल ई बोरलॉग जबकि है। अगर इंडिया की बात करता है तो एस स्वामीनाथन, आपको बताना है एस स्वामीनाथन है। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? पूरे विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें करते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है डेसिबल में। इसका जो इकाई होती है उसको इस प्रकार लिखते हैं डेसिबल। स्मॉल डी होता है, कैपिटल बी, इसको बोलते हैं डेसिबल। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो इस प्रकार परावर्तित ध्वनि को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। और इसका जो परिवर्तन का
दूरी का जो दूरी होती है दोनों के बीच में यानी घूस यानी परिवर्तन की दूरी होती है लगभग 16 दशमलव समथिंग होती है, यानी हम इसको मान सकते हैं लगभग 17 मीटर के आसपास होती हैं। यानी अगर कोई ध्वनि यहाँ से निकली, आगे बढ़ी और फिर टकरा के जिस स्थान से आई वो कितनी दूरी रहनी चाहिए उसके बीच में, तो लगभग 16.94 के आसपास या 17 मीटर हम मान सकते हैं इसको एग्जैक्ट। अगला प्रश्न है मधुमेह यानी डायबिटीज़ किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है? तो आप सभी जानते हैं मधुमेह इंसुलिन की जो इंसुलिन नामक एक हार्मोन पाया जाता है उसकी कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर 97 मधुमेह यानी डायबिटीज़ क्या है? मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के रक्त में शर्करा यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है या इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है। जो हमारी बॉडी में इंसुलिन नामक हार्मोन्स पाया जाता है वो क्या करता है, हमारे जो रक्त होते हैं ब्लड होते हैं उसमें शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है। जिसकी मात्रा अगर कम हो जाती है तो उसको बैलेंस नहीं कर पाता है, जिससे वो मधुमेह का डायबिटीज़ का बीमारी यानी कि रोगी हो जाता है। तो इसके लिए ध्यान में रखना होता है कि हमारे बॉडी में कभी भी इंसुलिन की कमी ना हो। अगला प्रश्न 98 प्रश्न नंबर 98 में देखते हैं अनियमित जीवन शैली में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? अगर हम अनियमित जीवन शैली अपनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? पहली बात तो आपका मधुमेह हो सकता है यानी डायबिटीज़, इंसुलिन की कमी हो जाना, उच्च रक्तचाप यानी कि बोल रहा है बीपी यानी ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है। तीसरा है दिल की बीमारी, अगर हम ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं तो क्या करते हैं या ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं हार्ट अटैक हार्ट फेलियर की समस्या भी आ सकती है। ये अनियमित जीवन शैली के कारण ये सब बीमारियाँ होती हैं। प्रश्न नंबर 99 में पूछा गया है हृदय की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप का कारण बताइए। तो आप सभी जानते हैं बच्चा जानता है कि हृदय की बीमारी किसकी वजह से होती है, जो हमारी नसें होती है ब्लॉक हो जाती हैं। किसकी वजह से ब्लॉक हो जाती हैं? वसा का अगर हम ज़्यादा सेवन करते हैं, फैटी चीज़ ज़्यादा खाते हैं, फैट वाली चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो नसें होती हैं जो मतलब की नसें जिसके थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो क्या होती है ब्लॉक हो जाती हैं। जब ब्लॉक हो जाती है उसको हम बाईपास सर्जरी करा के द्वारा उसको खोला जाता है। कभी कभी खुलती है कभी नहीं खुलती हैं, तो बाईपास सर्जरी भी खतरनाक होती है। लेकिन आप कोशिश करिए कि इस सब चीज़ों से तो फैटी चीज़ें कम खाइए, जैसे फास्ट फूड होते हैं आपके ड्राई फूड होते हैं, इनसे थोड़ा परहेज़ करिए। तो हृदय की बीमारी का उच्च रक्तचाप का कारण होता है वसा का अधिक सेवन। जब वसा का ज़्यादा सेवन करेंगे तो हमारी नसें ब्लॉक हो जाएंगी, जिससे हमको जो प्रेशर की जो हमारा ब्लड प्रेशर मतलब पंप करेगा उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। प्रश्न नंबर 100 यानी लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो अभी आपने इससे पहले भी पढ़ चुका है बैक्टीरिया होने वाली रोग कौन कौन सी है। तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाली रोग हैं टेटनस होता है, हैजा है, टाइफाइड है, क्षय रोग यानी कि जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, डिप्थीरिया है, प्लेग आता है चूहों की वजह से होता है, काली खांसी है, निमोनिया है, कोढ़ हो जाता है, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों से कहिए, क्योंकि इस समय लॉकडाउन के समय में आप कोई पढ़ाई कर नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे जो आपके साइंस से मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसके डाउट्स जितने भी हैं हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।